हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया आता है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग के अंडर में। तो आखिर ये होता क्या है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्लेसेंटा प्रीविया में जो है वो एपीएच के अंडर में आता है। एपीएच होता है एंटीपार्टम हेमरेज, और एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है कि इसमें ब्लीडिंग होती है आफ्टर द 28 वीक ऑफ जेस्टेशन बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो वो होता है एपीएच 28 वीक्स के बाद, और चाइल्ड बर्थ के पहले जो परवजाइनल ब्लीडिंग होती है उसको एपीएच कहा जाता है, और उसका एक मेन कॉज प्लेसेंटा प्रीविया भी होता है। तो बात करेंगे आखिर प्लेसेंटा प्रीविया क्या है। तो आप इसके शब्दों से समझिए कि प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा जो है वो प्रीवियसली आ रहा है, मतलब पहले आ रहा है, मतलब कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो अभी यहाँ पे प्लेसेंटा है। तो जब प्लेसेंटा जो है वो इम्प्लांटेड होता है नीचे के साइड में, लाइक ये अगर ये इस तरह से यूट्रस है तो लोअर सेगमेंट होता है, ये लोअर सेगमेंट हो गया, और ये अपर सेगमेंट हो गया, अपर सेगमेंट। तो जब प्लेसेंटा जो होता है वो लोअर सेगमेंट में इम्प्लांटेड होता है और आइदर कंप्लीटली या तो पार्शियली कवर करता है इंटरनल सर्वाइकल ऑस को, तब उसको बोला जाता है प्लेसेंटा प्रीविया। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। When the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment, तो and adjacent to the internal os, इसमें वही बात कही गई है कि जब प्लेसेंटा इम्प्लांटेड होता है पार्शियली या फिर कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट और कवर करे इंटरनल ऑस को। अभी इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग होगा कि ये किस अकॉर्डिंगली कवर करता है इंटरनल ऑस को, तो वैसे होगा। लेकिन जब नीचे के साइड में है, लोअर सेगमेंट में है, और मतलब लोअर सेगमेंट में इम्प्लांटेड है और प्रेजेंटिंग पार्ट है, तब उसको बोलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया, और ये एपीएच के अंडर की कंडीशन है। इट डिनोट्स दैट द पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा इज प्रेजेंटिंग पार्ट। जैसे अभी हमने बताया था कि ये जो होता है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है यहाँ पे प्लेसेंटा, तो ये वही दिखा रहा है कि जो पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है। इंसिडेंस होता है 1/3 ऑफ ऑल एपीएच। अभी जैसे कि ये एपीएच का एक मेन रीजन है, तो जितने भी एपीएच के केसेस आते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज के केसेस आते हैं, 1/3 ऑफ द टाइम प्लेसेंटा प्रीविया ही कॉज होता है। उसके बाद इन 80% ऑफ द केसेस वुमेन इज फाउंड मल्टीपेरस, मतलब कि जो भी ज्यादातर केसेस होते हैं, अगर 100% केसेस हैं टोटल प्लेसेंटा प्रीविया के, तो 80% केसेस ऐसी वुमेन्स में होते हैं जो मल्टीपेरस होती हैं, यानी कि उन्होंने कई बार पैरिटी क्रॉस करी है, मतलब उनकी फीटस ने कई बार पैरिटी क्रॉस करी और चाइल्ड बर्थ हुआ है, मल्टी पैरस होती हैं। इंसिडेंस ज्यादा देखने को मिलता है ऐसी फीमेल्स में जिनकी एज 35 अबव होती है। अब बात करते हैं एटियोलॉजी के बारे में। इसकी एटियोलॉजी अभी तक कोई खास ऐसे नोन नहीं है, मतलब एक फिक्स्ड एटियोलॉजी नहीं है, बट कुछ थ्योरीज हैं जिनके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि ये कॉज होता होगा। पहली है ड्रॉपिंग थ्योरी। तो ड्रॉपिंग डाउन का मतलब क्या होता है, शब्दों से आप यहाँ पे समझ पाएंगे। ड्रॉपिंग डाउन यानी कि नीचे गिर रहा है। तो इस थ्योरी में क्या कहा जाता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवा होता है वो लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में ही इम्प्लांट होता है। फर्टिलाइज्ड ओवा ड्रॉप डाउन मतलब वो नीचे की तरफ आया और इम्प्लांट हो गया लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में, और उसकी वजह से जो प्लेसेंटा है वो भी नीचे ही फॉर्म होगा लोअर सेगमेंट में। दूसरा आता है परसिस्टेंस ऑफ द कोरियोनिक एक्टिविटी। जब कोरियोनिक एक्टिविटी जो है वो परसिस्टेंटली कंटिन्यूअस रहे, तो उसकी वजह से भी ये एक थ्योरी हो सकती है कि उसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफेक्टिव डेसिडुआ। तो डेसिडुआ होती है एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, उसी को डेसिडुआ बोला जाता है। जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाती है, और उसकी थिकनेस वगैरह वहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो ज्यादा हो जाती है, तो उसको डेसिडुआ बोलते हैं। तो अगर उसी में कोई डिफेक्ट है, अगर मतलब जो डेसिडुआ है उसी में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कुछ डिफेक्ट है जिसकी वजह से अटैचमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बिग सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा का जो साइज है वो बड़ा है, वो क्यों हो सकता है, वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के में हो सकता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ज्यादा देखने को मिलता है ये कंडीशन, जहां पे प्लेसेंटल साइज बड़ा हो, जिसमें सिर्फ एक प्लेसेंटा हो, खासतौर से उस कंडीशन में, तो ये हो सकता है।
देन आते हैं हाई रिस्क फैक्टर्स। अभी ये तो हमारी 4 थ्योरीज थी, अब हाई रिस्क फैक्टर में आते हैं कि कौन से वुमेन्स में हाई रिस्क होते हैं, ये ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो मल्टीपैरिटी, अभी जैसे डिस्कस किया था इंसिडेंस रेट में कि 80% ऑफ द मल्टीपैरस वुमेन्स में देखने को मिला है 80% टाइम। तो अगर मल्टीपैरिटी है तब एडवांस मैटरनल एज 35 ईयर्स अबव है, अगर मैटरनल एज तो मिलेगा। रेस के अकॉर्डिंग मिलता है, कुछ रेसेस में प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। देन प्रेजेंस ऑफ द यूट्राइन स्कार, अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ LSCS है या फिर कभी कुछ ऐसा मतलब यूट्राइन किसी वजह से यूट्राइन स्कार है या यूट्राइन इंसीजन हुआ हो किसी और रीजन की वजह से, तो अगर प्रेजेंस है पहले के यूट्राइन स्कार का तो उसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई स्कार होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि स्कार के ऊपर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती और वहां पे प्लेसेंटा प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाएगा, तो ये एक बेसिक रीजन होता है। देन आता है प्रीवियस क्यूरेटेज। तो क्यूरेटेज मेथड होता है, ये यूजुअली अबॉर्शन के टाइम पे यूज किया जाता है क्यूरेटेज मेथड, जिसमें जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है उसको क्यूरेट की हेल्प से एक्सपेल आउट करवा दिया जाता है। तो अगर प्रायर क्यूरेटेज हुआ है तो उसकी वजह से भी स्कार फॉर्मेशन हो सकता है और स्कार की ही वजह से वहां पे प्लेसेंटा जो है वो प्रॉपरली अटैच नहीं होगा। देन प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया, अगर किसी फीमेल में हिस्ट्री है प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया की तो भी हो सकता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसको प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन डेवलप हो जाए। मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी में जैसे यहाँ पे था बिग साइज ऑफ द प्लेसेंटा, तो अगर प्लेसेंटा बड़ा मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक ही प्लेसेंटा जिस कंडीशन में होगा तो वहां पे प्लेसेंटल साइज बड़ा होगा और उस कंडीशन में प्लेसेंटल साइज बड़ा होने की वजह से वो क्या होगा कि वो नीचे की तरफ हो जाएगा, लाइक बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ को नीचे आएगा। और मैटरनल स्मोकिंग, तो यहाँ पे मैटरनल एनवायरनमेंट में आएगा कि मैटरनल अगर स्मोक कर रही है या फिर अल्कोहल का यूज कर रही है तो उसकी वजह से भी वो रिस्क में जा सकती है प्लेसेंटा प्रीविया डेवलप होने की। अभी बात करते हैं टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया की। तो टाइप्स या फिर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया टोटल 4 होती हैं। टाइप 1 लो लाइंग होती है, टाइप 2 मार्जिनल होती है, टाइप 3 इनकम्प्लीट या पार्शियल होती है और टाइप 4 सेंट्रल या फिर कंप्लीट होती है। तो टोटल 4 टाइप होते हैं। अब इन चारों का अकॉर्डिंग टू द इमेज समझ लेते हैं। टाइप 1 था यहाँ पे लो लाइंग। तो लो लाइंग में क्या होता है कि ये देखिए जैसे ये एक यूट्रस है, यूट्रस में ये हो गया अपर सेगमेंट, ये हो गया लोअर सेगमेंट। तो इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो 1/3 प्लेसेंटा अपर सेगमेंट में होता है और 2/3 ऑफ द प्लेसेंटा जो होता है वो लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में इन्वॉल्व मतलब इम्प्लांटेड होता है। तो लो लाइंग यानी कि नीचे की तरफ लाइंग कर रहा है। अगर इसमें सर्वाइकल की थ्रू देखें तो ये सर्वाइकल ऑस है और अगर पर वजाइनल एग्जामिनेशन होगा तो वो इस टाइप से दिखेगा कि इंटरनल सर्वाइकल ऑस है वो दिख रही है और बस हल्का सा प्लेसेंटा यहाँ पे उसको कवर कर रहा है। सेकेंड आता है टाइप 2 जिसका नाम होता है मार्जिनल। तो मार्जिनल में क्या होता है वो ऑलमोस्ट अबव द इंटरनल ऑस आ जाता है। देखिए अबव है लेकिन कंप्लीटली उसको कवर नहीं कर रहा, ये देखिए कितना करीब है लेकिन उसको कवर नहीं कर रहा, ये होता है टाइप 2 यानी कि मार्जिनल। नेक्स्ट आता है टाइप 3 जो कि है इनकम्प्लीट या पार्शियल सेंट्रल। इसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट होता है लाइक कवर तो कर लेता है बट पूरी तरह से कवर नहीं करता है। अगर सर्वाइकल डायलेशन होगा तो जो ये प्लेसेंटा होता है ये हल्का सा हट भी सकता है, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट या पार्शियल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप 4 जिसको कि कंप्लीट या तो फिर सेंट्रल कहा जाता है। तो कंप्लीट में क्या होता है ये देखिए यहाँ पे प्लेसेंटा ने पूरी तरह से इंटरनल ऑस को कवर कर लिया, ये इंटरनल सर्वाइकल ऑस है उसको पूरी तरह से कवर कर लिया। अभी चाहे सर्विक्स जो है वो डायलेट हो या ना हो बट ये कंप्लीटली उसको कवर्ड ही रखेगा। तो ये है टाइप 4। तो चारों टाइप थे, टाइप 1 जिसको कहते हैं लो लाइंग, टाइप 2 जिसको कहते हैं मार्जिनल, टाइप 3 जिसको इनकम्प्लीट या पार्शियल कहेंगे और टाइप 4 जिसको सेंट्रल या तो कंप्लीट कहेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो सिम्टम्स वो हैं जो फीमेल हमें खुद बता सकती है और साइंस वो होंगे जो हमें ऑब्जर्व करने होते हैं। तो सिम्टम में एक बेसिक सिम्टम होता है जो कि है वजाइनल ब्लीडिंग। पर वजाइनल ब्लीडिंग का नेचर कैसा होगा, वो सडन इन ऑनसेट होगी, अचानक से होगी, मतलब पेनलेस होगी, वुमेन को ब्लीडिंग के दौरान कोई भी पेन नहीं होगा, कॉजलेस होगी, ऐसा नहीं है कि किसी ट्रॉमा वगैरह की वजह से हुई या तो फिर उसने कुछ ऐसा मतलब एक्सरसाइज वगैरह की उसकी वजह से, कोई कॉज नहीं है सच।
बट स्टिल ब्लीडिंग हो रही है और रिकरेंट इन नेचर होती है। अगर उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता है अगर फर्स्ट टाइम में, तो ज्यादातर देखने को मिलता है कि वो बार बार जो है वो ब्लीडिंग होती जाती है, कुछ कुछ समय के बाद स्पॉटिंग होगी। ये थे सिम्टम जो कि वजाइनल ब्लीडिंग है। वजाइनल ब्लीडिंग का नेचर ये होगा। देन आएंगी साइंस। तो साइंस वो हैं जो हमें ऑब्जर्व करने। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल की जनरल कंडीशन होती है वो डिपेंड करती है कि उसने कितना ब्लड लॉस हुआ है। ठीक है, तो जनरल कंडीशन एंड एनीमिया आर प्रोपोर्शनेट। इसमें मतलब कहा गया है कि जितना एनीमिया होगा उतना ही वैसी ही जनरल कंडीशन होगी। अगर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हुआ है तो जनरल कंडीशन भी आपको डल दिखेगी, और अगर ब्लड लॉस कम हुआ है तो जनरल कंडीशन नॉर्मल दिखेगी। ये इस वजह से है क्योंकि जितना भी ब्लड लॉस हुआ वो विजिबल आउट होगा, मतलब विजिबली वो दिख रहा होगा और किसी भी तरह से कंसील्ड नहीं होगा, वो रिवील्ड टाइप ऑफ ब्लड लॉस होगा। देन जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि साइज ऑफ द यूट्रस जो है वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। मतलब कि यूट्रस का साइज जो है वो अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ जेस्टेशन या फिर अकॉर्डिंग टू द वीक ऑफ जेस्टेशन ही है। सेकेंड, यूट्रस फील रिलैक्स्ड एंड सॉफ्ट। अभी बिकॉज क्योंकि कंसील्ड ब्लड लॉस नहीं है, कंसील्ड तरीके मतलब लाइक यूट्रस के अंदर ही ब्लड फिल नहीं हो रहा, सारा ब्लड जो है वो विजिबली आउट होता जा रहा है। इस वजह से यूट्रस भी जो है वो सॉफ्ट होगा और रिलैक्स्ड होगा, उसमें भी कोई टेंडरनेस नहीं होगी। परसिस्टेंस ऑफ द माल प्रेजेंटेशन। अभी क्या होगा कि ज्यादातर इसमें देखने को मिलता है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन बहुत कॉमन होता है इन टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पे माल प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा कॉमन होता है बिकॉज हेड अटैचमेंट भी नहीं हो पाएगा और प्लेसेंटा नीचे के साइड में, इस वजह से माल प्रेजेंटेशन आएगा देखने को। देन हेड इज फ्लोटिंग। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर भी देखने को मिलेगा कि जो हेड है वो फ्लोट कर रहा है और उसका प्रॉपरली इंगेजमेंट नहीं आया है। इंगेजमेंट ना हो पाने का भी रीजन यही है बिकॉज प्लेसेंटा जो है वो कंप्लीटली या पार्शियली कवर कर रखा है उसने इंटरनल ऑस को। देन नॉर्मल एफएसएच। फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल होती है अनटिल एंड अनलेस अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन ना हो या फिर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस ना हो गया हो फीमेल को या फिर डी अटैचमेंट ना हो गया हो। तो इस टाइप से अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो नॉर्मल एफएसएच देखने को मिलता है। देन आएगा वजाइनल इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे ये चीज हमेशा ख्याल रखनी है कि वजाइनल इंस्पेक्शन नहीं करना चाहिए। पर वजाइनल इंस्पेक्शन अगर हम करेंगे विद 2 फिंगर्स या फिर वजाइनल स्पेक्युलम तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि यूट्राइन मसल्स और ज्यादा इरिटेट हो सकती है और उसकी वजह से ब्लड लॉस बढ़ जाएगा। तो पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए इस कंडीशन में, सिर्फ इंस्पेक्शन करेंगे। लाइक आप सिर्फ विजुअली देखोगे और उस चीज को समझोगे। तो विजुअली जब आप देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि ब्राइट रेड कलर जो है कलर्ड ब्लड दिखेगा। तो ब्राइट रेड क्यों है? बिकॉज इसमें कोई हेमोरेजिक कंडीशन एज सच नहीं है। जो भी ब्लड लॉस हुआ वो तुरंत ही बॉडी से एक्सपेल आउट हो गया पर वजाइनल, इसलिए ब्राइट रेड कंडीशन मतलब कलर का ब्लड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट आप कौन कौन से कराओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली होता है सोनोग्राफी, बिकॉज यहाँ पे सीधे से कहा गया है कि पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना, तो वो याद से भी यहाँ पे मत लिखिएगा। इसमें सोनोग्राफी होती है वो ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी हो सकती है, ट्रांस पेरिनियल सोनोग्राफी हो सकती है, डॉपलर सोनोग्राफी हो सकती है। तो सोनोग्राफी एक तरीके से मेन एविडेंस दिखाता है कि एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। और फिजिकल और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आपको ये सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर एनीमिया वगैरह प्रेजेंट है तो वो देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे 2 मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे। तो अभी कॉम्प्लिकेशंस भी 2 तरीकों से हो सकते हैं, एक मैटरनल कॉम्प्लिकेशन और एक फीटल कॉम्प्लिकेशन। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आखिर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला होगा माल प्रेजेंटेशन। अब बिकॉज जो प्लेसेंटा है वो लोअर साइड में इम्प्लांटेड है तो उसकी वजह से माल प्रेजेंटेशन बहुत कॉमन हो जाएगा। प्री मैच्योर लेबर मतलब प्री टर्म लेबर हो सकता है, आइदर वो इंड्यूस्ड भी हो सकता है। अगर मैटरनल कंडीशन जो है वो खराब होती जा रही है तो उसको इंड्यूस भी कराया जा सकता है, और या तो फिर वो स्पॉन्टेनियस भी नेचर में हो सकता है, और ये ज्यादातर प्री मैच्योर लेबर उस कंडीशन में देखने को मिलता है। एंटीपार्टम हैमरेज ऑब्वियसली होगा बिकॉज अगर लेबर की कंडीशन में फीमेल जा रही है या फिर उसका जो फीटल साइज है वो ग्रो करता जा रहा है, तो ग्रो की वजह से क्या होगा कि यूट्रस इस तरह से है, उसके ऊपर यहाँ पे ये प्लेसेंटा हो गया अगर नीचे इस तरफ से,
और बेबी ग्रो हो रहा है तो सीधा प्रेशर उसके प्लेसेंटा पे ही आ रहा है, तो उसकी वजह से एंटीपार्टम हैमरेज हो सकता है और एनीमिया हो सकता है। जितना ज्यादा ब्लड लॉस होगा एनीमिया के चांसेस उतने ज्यादा हाई होते जाएंगी। देन आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर। लेबर में देखा जा सकता है कि अर्ली रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, उसके बाद कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराई जा रही है, जैसे कि लो लाइंग है या तो मार्जिनल है, अगर उसमें वजाइनल डिलीवरी कंडक्ट कराई जा रही है तो उसमें कॉर्ड प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। इसका मतलब जो कॉर्ड है वो भी प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ एक्सपेल आउट हो जाएगी, तो वो बिकॉज यहाँ पे प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो कॉर्ड भी नीचे के साइड में ज्यादा रहेगी, इस वजह से कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। स्लो डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, यानी कि जो सर्विक्स है वो धीमे धीमे डायलेट होगा। इंट्रापार्टम हैमरेज, यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर जो है वो हैमरेजिक कंडीशन हो सकती है, डेवलप हो सकती है। उसके बाद आएगा इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस। अभी बिकॉज अगर पार्शियल या फिर कंप्लीट की कंडीशन है तो उसमें इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस हो सकता है कि हो सकता है फीमेल को LSCS के लिए जाना पड़े। देन आता है रिटेन्ड प्लेसेंटा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है कि इसके जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसके साथ प्लेसेंटा एक्रीटा भी देखने को मिलता है। तो प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है कि जब प्लेसेंटा मायोमेट्रियम लेयर के साथ अटैच्ड होता है और वो इजिली, मतलब समझ लीजिए एक तरीके से चिपका हुआ होता है मायोमेट्रियम लेयर के साथ, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। और प्लेसेंटा एक्रीटा है अगर, तो ऑब्वियस ही बात है कि रिटेन प्लेसेंटा के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, क्योंकि प्लेसेंटा चिपका हुआ है मायोमेट्रियम लेयर के साथ और वो उसको छोड़ता नहीं है। देन आता है पोस्टपार्टम हैमरेज। पोस्टपार्टम हैमरेज के भी चांसेस बहुत हाई होते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और क्लोज होने में कभी कभी टाइम लेता है। दूसरा, अगर ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर बिग साइज ऑफ द प्लेसेंटा है तो उसकी वजह से भी होता है कि कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा यूट्रस का। देन आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पिपेरियम। सो पिपेरियम पीरियड वो होता है जो आफ्टर द चाइल्ड बर्थ फॉलो करता है 6 वीक्स के लिए। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल के ऑर्गन्स होते हैं वो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली रिवर्ट बैक होते हैं इनटू इट्स प्री प्रेग्नेंट स्टेट, तो उसको बोलेंगे पिपेरियम। तो पिपेरियम पीरियड में सब सेप्सिस हो सकता है। अगर प्लेसेंटा एक्रीटा है या फिर ऑपरेशन के लिए फीमेल गई है तो उस, या फिर एनीमिया हो गया तो उसकी वजह से सेप्सिस के चांसेस बहुत हाई होते हैं। देन आता है सब इन्वोल्यूशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इन्वोल्यूशन वो कंडीशन होती है जहां पे फीमेल के पेल्विक ऑर्गन्स रिवर्ट बैक करते हैं एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली इनटू इट्स प्री प्रेग्नेंट स्टेट, उसको कहते हैं इन्वोल्यूशन। अगर किसी भी वजह से इन्वोल्यूशन प्रॉपरली सही से नहीं हो पा रहा है तो उसको बोलेंगे सब इन्वोल्यूशन। और PPH यानी कि पोस्टपार्टम हैमरेज। नेक्स्ट आता है फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट बिकॉज ऑफ प्री मेच्योरिटी भी हो सकता है क्योंकि प्री टर्म लेबर हो रहा है। उसके बाद फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन। अभी बिकॉज प्लेसेंटा से बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो इस वजह से फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है। एस्फेक्सिया हो सकता है बच्चे को। इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है अगर ब्लड लॉस जो है वो बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है। बर्थ इंजरीज हो सकती हैं बिकॉज अगर कॉर्ड प्रोलैप्स भी है या फिर इस टाइप की कोई कंडीशन फंस रही तो उसकी वजह से बेबी को बर्थ इंजरीज हो सकती हैं। और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, अबाउट 60% ऑफ द चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के प्लेसेंटा प्रीविया के टाइम पे। सो ये था हमारा टॉपिक प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इफ यस देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लेसेंटा प्रीविया की नोट्स के लिए आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहां पे लिंक प्रोवाइडेड होगा, आप वहां से उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।